नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आमने सामने में। खबर मोदी और अडानी से जुड़ी हुई आ रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का 3.9 बिलियन डॉलर रुपया मोदी ने अडानी को दे दिया है। हम नहीं कह रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। अब इस पोस्ट को लेकर के क्या भारतीय मीडिया में ये सवाल उठाए जाएंगे? क्या कुछ होगा इसका? सीधा चलते हैं, हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। सर, सवेरे सवेरे ये जो पोस्ट आ गई है वॉशिंगटन पोस्ट की, तो इसको लेकर के अब तो धमा चौकड़ी मचनी चाहिए, लेकिन बड़ा मामला शांत है। हालांकि हमारी मीडिया का बिल्कुल काम नहीं है कि ऐसी चीजें आराम से निकल जाएं। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस पोस्ट पर? नहीं, आज की खबर नहीं है, ये खबर कल आई थी वॉशिंगटन पोस्ट में। मतलब हिंदुस्तानी अगर समय के हिसाब से देखेंगे तो कल शाम तक ये पोस्ट आ चुकी थी, हम लोगों ने देख ली थी। और ये खबर पुरानी है, ये खबर नई नहीं है। LIC का पैसा दिया गया है, ये खबर तो काफी पहले आ गई थी, 3-4 महीने पहले इंडियन मीडिया में ये खबर आई थी। लेकिन मालिक के खिलाफ कौन बोलेगा भाई? या तो ज्यादातर जो मीडिया है, या तो अडानी जी ने खरीद लिया है, NDTV जैसे को खरीद लिया अडानी जी ने, जो थोड़ा बहुत बोलता था, और बाकी सब उन्हीं के भाई भतीजों के हैं। मतलब कि एक ही टाइप के लोगों के हैं। या तो सरकार की दलाली करते हैं, या हिंदू मुसलमान करते हैं, या रिया चक्रवर्ती जैसी कोई महिला मिल जाए तो उसका जितना छीछा लेदर कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप अपने किसी गोदी मीडिया से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो खोजी खबर लेकर आएगा। अब रहा सवाल यूट्यूबर्स का, यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यूट्यूबर्स के ऊपर भी केस किया गया था। परंजे के खिलाफ केस है, हमारे मित्र राजू पारुलेकर के खिलाफ केस है, अभिसार के खिलाफ केस है। तो जो बोलेगा सबके खिलाफ केस है। अब केस से तो डर लगता ही है। और आप देखिए, ये न्यूज आती है, उसके तुरंत बाद LIC एक लेटर जारी करती है कि सब कुछ लीगल तरीके से हुआ है, ये जो खबर आई है ये बिल्कुल गलत है। उस खबर में दो चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो आपने कहा बिलियन डॉलर, मैं उसको रुपयों में बता देता हूं। 34,000 करोड़ से ज्यादा की रकम है वो। 34,000 करोड़ से ज्यादा की रकम है। देखिए, ये कंपनियां निवेश करती हैं, LIC हो चाहे रेलवे हो, बाकी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो निवेश करती हैं। निवेश क्यों करती हैं? कि भाई आप LIC को पैसा देते हो हर महीने, और बदले में अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो LIC आपको एक बड़ा अमाउंट जो आपने बीमा कराया है वो वापस करती है। इसी पर चलती है। तो जितने समय LIC के पास पैसा रहता है वो ऐसी जगहों पर निवेश करती है जहां से वो प्रॉफिट कमा सके, ताकि LIC का कामकाज ठीक से चलता रहे। तो निवेश करने में अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके पहले भी LIC ने हजारों करोड़ रुपए निवेश किए हैं अडानी जी की कंपनियों में। ये पहली बार नहीं हुआ है। इस बार जो खास खबर है वॉशिंगटन पोस्ट की, और जिस पर जोर देके पढ़ा जाना चाहिए, कि सरकार के दबाव में निवेश किया गया है। इन्वेस्टमेंट जो किया गया है वो गवर्नमेंट प्रेशर में किया गया है, वो प्रॉफिट के लिए नहीं किया गया है। अब प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, कल को अडानी के कंपनियों का शेयर का क्या हाल होगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो उद्देश्य था वो प्रॉफिट नहीं था, ये बहुत साफ उसमें लिखा है। उद्देश्य ये था कि दबाव बनाया गया सरकार द्वारा, तो आपको पालन करना है। अब सरकार द्वारा दबाव क्यों बनाया गया, वहां असली न्यूज है। अमेरिका में चल रहा है केस, फ्रॉड का लगा है आरोप है कि आपने घूस दिया है। होना तो यह चाहिए था कि उसकी जांच भारत सरकार कराती, क्योंकि भारत में भी घूस देने वाले और लेने वाले दोनों अपराधी हैं। तो चलो, देने वाले के खिलाफ अमेरिका में केस चल रहा है, तो उसके खिलाफ तो अमेरिका में यहां पे चलना ही चाहिए था, हिंदुस्तान में। साथ में जिन लोगों ने घूस ली है, पहले कहा गया कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने ली है, तो भैया करो, भूपेश बघेल के बेटे को जेल में डालो। अगर भूपेश बघेल ने उस जमाने में पैसे लिए थे तो उनको भी जेल में डालो, अशोक गहलोत को जेल में डाल दो, और भी लोगों को जेल में डाल दो। लेकिन दिक्कत यह है कि इनको जेल में डालने से पहले अडानी को जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि घूस देने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है। तो यहां कोई जांच नहीं हो रही है। लेकिन अमेरिका में जो जांच हो रही है, कोर्ट केस चल रहा है जिसका समन भेजा गया और अभी तक अडानी जी के घर नहीं पहुंच पाया है। और उसके पहले जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसकी वजह से दुनिया में जो अडानी के निवेशक थे वो पीछे हट गए। दुनिया के बैंक जो अडानी के वो पैसा देते थे, निवेश करते थे या फिर उनको लोन देते थे, वो पीछे हट गए। तो पैसे की कमी आ गई। तो सेठ को पैसे की कमी आई है तो सेठ इंतजाम करे। सेठ के पास पैसा ज्यादा होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो सरकार को गिफ्ट तो नहीं कर देता, इनके तो टैक्स भी माफ हो जाते हैं। हम आप तो एक एक पैसा टैक्स देते हैं। तो अब सेठ को प्रॉब्लम आई थी तो सेठ को इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन आप देखिए, प्रॉब्लम सेठ को आई, इंतजाम सरकार कर रही है, ये कहना है वॉशिंगटन पोस्ट का। और इसलिए ये बड़ी खबर थी। लेकिन हमारा गोदी मीडिया ऐसी खबरें थोड़े चलाएगा। हिंदू मुसलमान होता तो खबर चला देता, कोई और होता तो खबर चला देता। उसको तो क्या दिखाना है, तीन चीजें दिखानी है।
एक तो मोदी जी महान है, उनका हिंदुस्तान से लेकर बाहर तक डंका बज रहा है। दूसरा, मुसलमान हिंदू लगातार चलता रहे ताकि वोटों के ध्रुवीकरण का काम होता रहे। और तीसरा, रिया चक्रवर्ती जैसी महिला पर लगातार हमला हो, न्यूज बनाई जाए, इस तरह की जो भी खबर आपको मिल जाए आप किसी के पीछे पड़ जाइए, भले उसकी जिंदगी तबाह हो जाए, कैरियर तबाह हो जाए, लेकिन लगातार आप उसको ट्रॉल कीजिए जब तक उससे आपको टीआरपी मिलती है। क्योंकि मीडिया की टीआरपी जा चुकी है। कल सुधीर चौधरी बोल चुके हैं कि टीवी 10% लोग टीवी पे न्यूज देखते हैं, तो टीआरपी खत्म हो चुकी है। ये तो विज्ञापन और सरकारी प्रेम से चल रहा है। ये अगर ये सहारा खींच लिया जाए तो ये सारे न्यूज चैनल बंद हो जाएंगे। और बहुत सारे न्यूज चैनल तो अपने सेठों को बचाने के लिए फ्रंट में खोले गए हैं कि भाई चलो इसमें इतना पैसा लग रहा है, कम से कम ये हमारे लिए न्यूज बना रहे हैं, लेकिन तो भी लोग न्यूज नहीं देख रहे हैं। तो टीआरपी के लिए ऐसी घटिया हरकतें की जाती हैं। सर, इसमें जब मीडिया ट्रायल की एक बात आई, छोटे से मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा संक्षेप में ही हमारे दर्शक जान जाएं कि जिस मीडिया ट्रायल को एक समय में रिया चक्रवर्ती को लेकर के और उस मामले को लेकर के मीडिया ने जो किया था और जिस तरीके की भाषाओं के इस्तेमाल किए थे, आज सीबीआई ने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की है उसमें क्या कुछ है, सब एकदम साफ हो गया और सर ने उस पर एक रिपोर्ट बनाई। सर, मीडिया ट्रायल जैसी चीज़ पत्रकारिता में कितनी मानी जानी चाहिए? क्या ये वाजिब है, वैध है? एक सीमा तक हो सकता है जी। और खास तौर पे तब हो सकता है जब सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। अडानी के केस में चलाइए मीडिया ट्रायल, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, आप मीडिया ट्रायल चलाइए, आप अडानी से सवाल पूछिए, खोद खोद के ले आइए, क्योंकि वो राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मामला है। अगर वाकई 34,000 करोड़ रुपए सरकार के दबाव में दिए गए हैं तो वो 34,000 करोड़ रुपए विवेक रंजन सिंह और अशोक कुमार पांडे जैसे लोगों के हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई से महीने का 1,000, 1,500, 2,000 देकर बीमा कराते हैं कि अगर जीते जी पूरा हो जाए तो हमें 2 पैसा मिल जाएगा, परिवार के काम आ जाएगा, बेटी की पढ़ाई में काम आ जाएगा, बेटे की शादी में काम आ जाएगा, और अगर मर ही जाते हैं तो कम से कम परिवार के काम आ जाएगा। तो वहां पर चलाइए आप मीडिया ट्रायल, तो समझ में आता है। इंडिविजुअल केसेज में, और देखिए रिया की बात तो है ही, रिया से तो इन सब लोगों को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए थी अगर जरा भी इनमें शर्म होती। उमर खालिद के खिलाफ नहीं चलाया गया, एक वीडियो को लेकर केस कोर्ट में पहुंचा जो कटा हुआ क्लिप था। जी। एक टीवी चैनल के वीडियो को लेकर पहुंचा जो एक क्लिप था। जब पूरा वीडियो आप देखिएगा समझ में आएगा कि वो अहिंसा की बात कर रहा है। राहुल गांधी का रोज मीडिया ट्रायल नहीं चलता है, 10 सेकंड का वीडियो काट के चलाया जाता है। तो ये मीडिया ट्रायल सिर्फ उनका चल रहा है जिनसे या तो टीआरपी की उम्मीद है या फिर जो सरकार के खिलाफ है। जी। इस तरह का, और खास तौर पे अगर छोड़ दें सरकार के खिलाफ पक्ष की बात कर दें, रिया के मामले में जिस तरह से उनकी पर्सनल लाइफ को गंदा किया गया था, निजी चैट दिखाए जा रहे थे, कोई काला जादू की बात कर रहा था, अनवेरिफाइड रिपोर्ट पे ऐसा लग रहा था कि ये लोग एक कमरे में बैठ के दारू पीते हुए जो भी दिमाग में आ रहा था वो सब न्यूज की तरह चला दे रहे थे। ये बेहद खतरनाक है। रिया तो बहुत मजबूत लड़की थी, कोई कमजोर लड़की होती तो बिखर सकती थी टूट के। बिल्कुल। सर, हमने जो कल बातचीत की थी और आपने सवाल के लिए भी दर्शकों से कहा था और काफ़ी प्रेम मिल रहा है हमारे इस कार्यक्रम को, तो सवाल बहुत प्यारे सवाल आए हैं। बिल्कुल, दर्शकों के सवाल के जवाब देने में मुझे हमेशा बहुत मजा आता है। मैं ज़रूर मेंशन करूंगा। एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पर क्या अब जनता जो जेनजी है, क्या वही अब जनता के लिए एकमात्र विकल्प है? और इसी में दूसरा सवाल हम जोड़ लेते हैं कि जनता समझना चाह रही, दर्शक समझना चाह रहे हैं कि लोकपाल बिल और ये लोकपाल जो बहुत दिनों से चल रहा है, ये क्या है? देखिए, पहली बात तो अगली बार से सवालों के साथ जिन दर्शकों ने सवाल पूछे हैं उनके नाम भी होने चाहिए ताकि उन नामों को हम मेंशन कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे लोग इतना भरोसा करते हैं कि वीडियो बाद में देखते हैं, कमेंट पहले करके कहते हैं कि फर्स्ट कमेंट, सेकंड कमेंट। तो ऐसे सारे लोगों को हम बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। आप ही हमारी ताकत हैं, आप देखते हैं, भरोसा करते हैं, इसलिए हम यहाँ तक आ पाए हैं। अब बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट और ईसी पर, क्या जेनजी एक सहारा है, मात्र विकल्प? हाँ, जेनजी के लिए एकमात्र सहारा है, मैं इशारा समझ रहा हूँ। लेकिन देखिए, जिस तरह की अराजकता नेपाल में हुई या बांग्लादेश में हुई, उसका कोई सुफल नहीं मिलता है। अगर आप नेपाल की अराजकता को देखेंगे, जेनजी किया जरूर जा रहा था, लेकिन उसके पीछे सारे बूढ़े लोग थे, अमेरिकन एजेंसियां थी, अमेरिकन पैसा था। ये बात अब धीरे धीरे खुल के आ रही है। और जिसको गद्दी पे बिठाया गया वो खुद एक उम्रदराज महिला है। आप बताइए, 6 महीने बाद अगर वही पार्टियां चुनाव जीत के आ जाएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो इस तरह का आंदोलन जिसके पीछे कोई बड़ा वैचारिक आधार नहीं होता है, ये गुस्से में सिर्फ पैदा होता है। और ये नया नहीं है, आपको याद होगा अरब देशों में जो गुलाबी क्रांति हुई थी, एक पिंक रिवॉल्यूशन हुआ था। आप देखिए, उसमें नए तानाशाह आए। टर्की में आर्दोगान आया तो वो तानाशाह है, इब्राहिम सीसी आया तो वो तानाशाह है। उसके बाद से शासक बदले ही नहीं और वहां के जनता के हालात भी बेहतर नहीं हुए।
तो लोकतंत्र हमेशा एक विकल्प होता है। मैं मानता हूं कि संस्थाओं की स्थिति बहुत खराब हुई है, लेकिन जन दबाव से उन संस्थाओं को फिर से लाइन पे लाया जा सकता है। और मेरी तो बहुत साफ मान्यता है कि अहिंसक लोकतांत्रिक तरीके से ही अगर कोई परिवर्तन होगा तो वो दीर्घजीवी होगा और जनता के पक्ष में होगा। ये गुस्सा, जेनजी, ये सब टीवी न्यूज के लिए, टीआरपी के लिए बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अक्सर इस तरह के आंदोलनों से जो सरकारें निकल के आती हैं वो पहले से भी ज्यादा बदतर होती हैं। जी। दूसरा सवाल था लोकपाल बिल को लेके। जो जिन मित्रों की उम्र इतनी होगी कि 2014 में लिख पढ़ रहे होंगे, उनको पता होगा कि इस देश में एक आंदोलन शुरू हुआ भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के। ऐसा किया गया कि भ्रष्टाचार सबका सबसे बड़ा मुद्दा है। अन्ना हजारे आ गए, अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए थे, किरण बेदी जी थी जो अब भारतीय जनता पार्टी में चली गई हैं, और भी बहुत सारे लोग थे, प्रशांत भूषण जी थे, योगेंद्र यादव जी थे जिनका मोह टूटा और अब वो मुखालिफत करते हैं उन सारी चीजों के। ऐसे बहुत सारे लोग थे और इन लोगों ने ये मांग की थी कि अगर एक लोकपाल बना दिया जाए, ओम्बुड्समैन, एक लोकपाल अगर बना दिया जाए जो सबसे ऊपर होगा और वो हर तरह के भ्रष्टाचार पर निगाह रखेगा, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। यूरोप के कुछ मुल्कों में यह व्यवस्था है, लेकिन उस समय भी हमारे जैसे लोग कह रहे थे कि भारत में इस तरह से कोई लोकपाल जो है वो सब कुछ तय नहीं कर सकता। लोकपाल कौन बनाया जाएगा? रिटायर्ड जजेस को बनाया जाएगा। तो जो जज कुर्सी पे रहते हुए न्याय नहीं कर सके वो कुर्सी से हट के न्याय करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अच्छा, अगर हर कोई बेईमान हो सकता है तो लोकपाल क्यों नहीं बेईमान हो सकता? अब आप देखिए हमारे जो लोकपाल लोग हैं वो मर्सिडीज भी नहीं, उससे भी कोई महंगी कार, BMW कार मांग रहे हैं और लग्जरी वाली मांग रहे हैं कि 7 करोड़ की कार चाहिए उनको। तो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उसी कल्चर से निकल के गए हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जज थे जहां इस तरह की सुविधाएं, बंगला, कार और सब मिला हुआ था। तो अब न्याय से और भ्रष्टाचार हटाने से ज्यादा बड़ी चिंता है कि स्टेटस मेंटेन करे, और जो स्टेटस मेंटेन करेगा वो न्याय क्या करेगा और भ्रष्टाचार क्या दूर करेगा। तो हम तब भी कह रहे थे कि ये बेकार की चीज है। अरविंद केजरीवाल तो उसके बाद लोकपाल भूल ही गए और लोकपाल को बताया ऐसा गया था जैसे दुनिया के सारे रोगों का अगर कोई एक इलाज है तो लोकपाल है। लोकपाल आप लागू कर देंगे तो देश में सब कुछ सुधर जाएगा। अब 10-11 साल से लोकपाल है, वो लोकपाल क्या करता है ना आपको पता है ना हमें पता है। पता तब चला जब 7 करोड़ की गाड़ी का मामला आया। तो बस यही है लोकपाल का मामला। बहुत सीधा सा मामला है कि सुधार ऊपर से नीचे जब तक नहीं होंगे तब तक कोई सुधार नहीं होने वाला है। करप्शन का मतलब हमारे लिए बाबू का 50 रुपए लेना है और यहाँ आप देखिए 34,000 करोड़ रुपया नियम के तहत लुटा दिया जाता है। आप खुद सोचिए कि क्या कोई लोकपाल इस पर रोक लगा सकता है? तो ये अदृश्य लोकपाल की कहानी आपको बहुत मन था सुनने के लिए और आपने कमेंट किया था, बहुत अच्छी बात है। सर ने जैसा कहा कि आपकी कमेंट के बाद अपना नाम लिखें, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि जब आप मेल आईडी से करते हैं तो उसमें आपका नाम नहीं होता। आप अपने कमेंट के साथ, प्रश्न के साथ अपना नाम और जगह लिख देंगे तो बहुत बेहतर है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सराह रहे हैं, आमने सामने हम होते रहेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब भी देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।